प्रश्न 1. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? विकल्प ए 26 अक्टूबर 2006, बी 17 सितंबर 2005, सी 15 अगस्त 2006, डी 2005। सही उत्तर ए 26 अक्टूबर 2006। व्याख्या: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2006 को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाना और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह अधिनियम महिलाओं को त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिसमें निवास का अधिकार, आर्थिक राहत और सुरक्षा आदेश शामिल हैं। प्रश्न 2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल शारीरिक हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, बी महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिलाना, सी घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्तियों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना, डी तलाक के मामलों का निपटारा करना। सही उत्तर सी घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्तियों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना। व्याख्या: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा के सभी रूपों जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम महिलाओं को त्वरित न्याय और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इसमें निवास का अधिकार, आर्थिक सहायता और बच्चों की कस्टडी जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। प्रश्न 3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? विकल्प ए केवल शारीरिक और यौन हिंसा, बी मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार, सी शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार, डी केवल शारीरिक और आर्थिक दुर्व्यवहार। सही उत्तर सी शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार। व्याख्या: अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें न केवल शारीरिक और यौन हिंसा शामिल है, बल्कि मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को हिंसा के सभी रूपों से सुरक्षा मिले, जो अक्सर अदृश्य या कम पहचाने जाते हैं। इसमें धमकी, अपमान, संपत्ति से वंचित करना और आय पर नियंत्रण भी शामिल है। प्रश्न 4. इस अधिनियम के तहत कौन व्यथित व्यक्ति हो सकता है? विकल्प ए केवल पत्नी, बी कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में हो, सी केवल विवाहित बेटी, डी केवल मां। सही उत्तर बी कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में हो। व्याख्या: इस अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति वो कोई भी महिला हो सकती है जो किसी पुरुष के साथ घरेलू संबंध में रह रही हो और जिस पर घरेलू हिंसा की गई हो। इसमें पत्नी, लिव इन पार्टनर, मां, बहन और बेटियां भी शामिल हैं। यह प्रावधान महिलाओं की एक व्यापक श्रेणी को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे उनका वैवाहिक दर्जा कुछ भी हो। प्रश्न 5. संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर बी राज्य सरकार। व्याख्या: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 के अनुसार राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं। इन अधिकारियों की भूमिका व्यथित व्यक्तियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, अदालती कार्यवाही में उनकी मदद करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रश्न 6. इस अधिनियम के तहत साझा गृहस्थी, शेयर्ड हाउसहोल्ड का क्या अर्थ है? विकल्प ए केवल पति पत्नी का संयुक्त घर, बी ऐसा घर जहां व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी किसी भी समय एक साथ रहे हों, सी केवल पैतृक संपत्ति, डी केवल किराए का घर। सही उत्तर बी ऐसा घर जहां व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी किसी भी समय एक साथ रहे हों। व्याख्या: साझा गृहस्थी का अर्थ है ऐसा घर जहां व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी किसी भी समय एक साथ रहे हों, चाहे वो संयुक्त परिवार का घर हो या किराए का। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यथित व्यक्ति को उस घर में रहने का अधिकार प्रदान करती है, भले ही वो उस घर का कानूनी मालिक न हो। यह महिलाओं को बेघर होने से बचाता है। प्रश्न 7. मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है? विकल्प ए प्रतिवादी को व्यथित व्यक्ति से मिलने से रोकना, बी प्रतिवादी को घरेलू हिंसा करने से रोकना, सी प्रतिवादी को संपत्ति बेचने से रोकना, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। व्याख्या:
संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक न्यायिक आदेश है जो प्रतिवादी को घरेलू हिंसा करने, व्यथित व्यक्ति से संपर्क करने, उसके रोजगार स्थान या स्कूल जाने और उसकी संपत्ति को बेचने या उसका निपटारा करने से रोकता है। यह आदेश व्यथित व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8। क्या यह अधिनियम लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है? विकल्प ए नहीं, केवल विवाहित महिलाओं को। बी हाँ, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। सी केवल अगर उनके बच्चे हों। डी केवल अगर उन्होंने पंजीकरण कराया हो। सही उत्तर बी हाँ, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। व्याख्या। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी कानून है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून घरेलू संबंध की व्यापक परिभाषा देता है, जिसमें वे संबंध भी शामिल हैं जहां दो व्यक्ति एक साझा घर में एक साथ रहते हैं या कभी रहे हों, चाहे वे विवाहित हों या न हों। प्रश्न 9। व्यथित व्यक्ति कितने समय के भीतर आवेदन दाखिल कर सकता है? विकल्प ए घटना के 1 वर्ष के भीतर। बी घटना के 3 महीने के भीतर। सी घटना के बाद कभी भी। डी घटना के 6 महीने के भीतर। घटना के बाद कभी भी। व्याख्या। इस अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति घरेलू हिंसा की घटना के बाद कभी भी आवेदन दाखिल कर सकता है। समय सीमा का कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं है, जो यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं, जो अक्सर कई कारणों से तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कर पाती हैं, उन्हें भी न्याय मिल सके। यह पीड़ितों को अपनी शर्तों पर सहायता मांगने की अनुमति देता है। प्रश्न 10। मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर पहली सुनवाई करनी होती है? विकल्प ए 30 दिन। बी 15 दिन। सी 90 दिन। डी 7 दिन। सही उत्तर। व्याख्या। अधिनियम की धारा 12(4) के अनुसार मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पहली सुनवाई करनी होती है। यह प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि मामलों का त्वरित निपटारा हो और व्यथित व्यक्तियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। प्रश्न 11 है। इस अधिनियम के तहत आर्थिक दुर्व्यवहार में क्या शामिल है? विकल्प ए केवल संपत्ति का अधिकार छीनना। बी व्यथित व्यक्ति की आय पर नियंत्रण रखना या उसे वित्तीय सहायता से वंचित करना। सी केवल शादी के दहेज की मांग करना। डी केवल व्यथित व्यक्ति को नौकरी करने से रोकना। व्यथित व्यक्ति की आय पर नियंत्रण रखना या उसे वित्तीय सहायता से वंचित करना। व्याख्या। आर्थिक दुर्व्यवहार में व्यथित व्यक्ति की आय पर नियंत्रण रखना, उसे वित्तीय संसाधनों से वंचित करना, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे न देना या संयुक्त संपत्ति का निपटारा करना शामिल है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर उन्हें हिंसा के अधीन रखता है। प्रश्न 12। क्या इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट निवास आदेश रेजिडेंस ऑर्डर पारित कर सकता है? विकल्प ए नहीं, केवल तलाक के मामलों में। बी हाँ, व्यथित व्यक्ति को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार प्रदान करने के लिए। सी केवल अगर व्यथित व्यक्ति के पास घर का स्वामित्व हो। डी केवल अगर व्यथित व्यक्ति किराए पर रहता हो। सही उत्तर बी हाँ, व्यथित व्यक्ति को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार प्रदान करने के लिए। व्याख्या। अधिनियम की धारा 19 के तहत मजिस्ट्रेट निवास आदेश पारित कर सकता है जो व्यथित व्यक्ति को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार प्रदान करता है। यह आदेश प्रतिवादी को व्यथित व्यक्ति को साझा गृहस्थी से बेदखल करने से रोकता है। यह प्रावधान महिलाओं को घर से बेघर होने से बचाता है। प्रश्न 13। क्या घरेलू हिंसा के मामलों में परामर्श काउंसलिंग अनिवार्य है? विकल्प ए हाँ, हमेशा अनिवार्य है। बी नहीं, ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। सी केवल अगर दोनों पक्ष सहमत हों। डी केवल अगर बच्चे शामिल हों। सही उत्तर बी नहीं, ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। व्याख्या। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मजिस्ट्रेट यदि वह उचित समझे तो दोनों पक्षों को परामर्श के लिए भेज सकता है। ये अनिवार्य नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये केवल तभी किया जाए जब ये व्यथित व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में हो। प्रश्न 14। क्या इस अधिनियम के तहत बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा इंटरिम कस्टडी के आदेश दिए जा सकते हैं? विकल्प ए नहीं, यह केवल तलाक के मामलों में होता है। बी हाँ, व्यथित व्यक्ति को बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा दी जा सकती है। सी केवल अगर बच्चे 5 साल से कम उम्र के हों। डी केवल अगर पिता सहमति दे। सही उत्तर बी हाँ, व्यथित व्यक्ति को बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा दी जा सकती है।
व्याख्या। अधिनियम की धारा 21 के तहत मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को नाबालिग बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा प्रदान कर सकता है। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में बच्चों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यह आदेश अंतिम नहीं होता और बाद में उचित कार्यवाही द्वारा बदला जा सकता है। प्रश्न 15 इस अधिनियम के तहत चिकित्सा सहायता कौन प्रदान करता है? विकल्प ए केवल निजी अस्पताल, बी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, सी केवल संरक्षण अधिकारी, डी केवल पुलिस। सही उत्तर बी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र। व्याख्या। अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि यदि व्यथित व्यक्ति को चोट लगी है तो संबंधित चिकित्सा सुविधा का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उसकी तुरंत चिकित्सा जांच करेगा और उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि हिंसा के शिकार लोगों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल मिल सके। प्रश्न 16 संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? विकल्प ए केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी व्यथित व्यक्ति को कानूनी सहायता और आश्रय गृह उपलब्ध कराना, सी केवल पुलिस को सूचना देना, डी केवल अदालती कार्यवाही का संचालन करना। सही उत्तर बी व्यथित व्यक्ति को कानूनी सहायता और आश्रय गृह उपलब्ध कराना। व्याख्या। संरक्षण अधिकारी के कई कर्तव्य हैं जिनमें व्यथित व्यक्ति को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, आश्रय गृह और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। वे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाए। प्रश्न 17 क्या इस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है? विकल्प ए हाँ हमेशा, बी नहीं यह व्यथित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, सी केवल अगर शारीरिक हिंसा हुई हो, डी केवल अगर संरक्षण अधिकारी को लगता है। सही उत्तर बी नहीं यह व्यथित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्याख्या। अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति को पुलिस को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। अधिनियम का मुख्य फोकस पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करना है और पुलिस हस्तक्षेप केवल तभी होता है जब व्यथित व्यक्ति इसकी इच्छा रखता है या जब मामला आपराधिक प्रकृति का होता है। प्रश्न 18 इस अधिनियम के तहत अपील कहाँ की जा सकती है? विकल्प ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी सत्र न्यायालय में, सी केवल उच्च न्यायालय में, डी मजिस्ट्रेट के पास। सही उत्तर बी सत्र न्यायालय में। व्याख्या। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील सत्र न्यायालय में की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित या प्रतिवादी को न्याय पाने का अवसर मिले यदि वे मजिस्ट्रेट के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। प्रश्न 19 क्या यह अधिनियम केवल महिलाओं पर लागू होता है? विकल्प ए नहीं यह पुरुषों पर भी लागू होता है, बी हाँ यह केवल महिलाओं पर लागू होता है, सी केवल बच्चों पर, डी केवल बुजुर्गों पर। सही उत्तर बी हाँ यह केवल महिलाओं पर लागू होता है। व्याख्या। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 विशेष रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में केवल महिलाएं शामिल हैं। प्रश्न 20 इस अधिनियम के तहत मुआवजे का आदेश कौन दे सकता है? विकल्प ए केवल पुलिस, बी केवल संरक्षण अधिकारी, सी मजिस्ट्रेट, डी केवल राज्य सरकार। सही उत्तर सी मजिस्ट्रेट। व्याख्या। अधिनियम की धारा 22 के तहत मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को हुए नुकसान और चोटों, शारीरिक और मानसिक के मुआवजे का आदेश दे सकता है। इसमें चिकित्सा खर्च, आय की हानि और भावनात्मक संकट के लिए मुआवजा शामिल हो सकता है। यह पीड़ितों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है।